हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा एनवायरमेंटल लॉ, कोड है 4003, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। अब से पहले आपकी प्लेलिस्ट पे क्वेश्चन वाइज 10 क्वेश्चन करा चुका हूं और एक बेसिक क्वेश्चन अलग करा चुका हूं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन से 5 और 10 नंबर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। आज का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 11, राज्य सरकार की वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने व संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का वर्णन कीजिए। या वन अधिनियम 1927 की धारा 30 या 32 के उल्लंघन के लिए क्या दंड निर्धारित किए गए हैं। ये दो तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप दोनों को देख लीजिएगा। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। वन आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति कैसे निकाल सकते हैं ये अधिसूचना, इसको देखते हैं। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ये जो अधिसूचना दी जाएगी राज्य के द्वारा, राज्य के राजपत्र की अधिसूचना द्वारा होगी। ठीक है, उसे देखते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं। नंबर क्या है? संरक्षित वनों के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग को अधिसूचना यानी विशेष सूचना या निर्णय से द्वारा नियत माने होता है निश्चित तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी। दोबारा से समझ लो अब इसको। संरक्षित वनों के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग को सूचना द्वारा निश्चित तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी। ठीक है, हमें क्या लेना है यहां से? अधिसूचना की जगह निर्णय द्वारा और नियत की जगह निश्चित तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी। ये जो अधिसूचना है यानी नियम द्वारा, राजपत्र के नियम द्वारा राज्य सरकार वनों को आरक्षित कर सकती है। ठीक है, उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, ना ही वहां पर किसी भी प्रकार का कार्य करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है ख, राज्य सरकार अधिसूचना में वर्णित ऐसे वन का प्रभास 30 वर्ष से अनधिक, अनधिक का मतलब होता है जिसे बढ़ाया ना जा सके, ऐसी कालावधि के लिए जैसी राज्य सरकार उचित समझे बंद रहेगा। इसमें बोला गया है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा 30 वर्ष के लिए वन या वनों के वर्ग को या उस स्थान को आरक्षित कर देगा और जिसकी अवधि 30 वर्ष की होगी। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रवेश और कार्य नहीं होगा। ऐसे विभाग पर प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकार यदि कोई हो ऐसी अवधि के दौरान निलंबित रहेंगे। दूसरी बात, कोई वन है या वन्य क्षेत्र वर्ग है, ठीक है, अगर उस पे चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति का ही कोई अधिकार हो, किसका? प्राइवेट व्यक्ति का ही अधिकार क्यों ना हो। पहली बार तो ज्यादातर वन और वन्य वर्ग पर किसका अधिकार रहता है? सरकार का। अगर किसी कारण से किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी अधिकार रहता है, अधिसूचना द्वारा जो 30 वर्ष के लिए इसे आरक्षित करा गया है, ये प्राइवेट व्यक्ति भी यहां पर कोई कृत्य कार्य नहीं कर सकता है। उसे 30 वर्ष तक कोई भी छेड़खानी प्रवेश बंद रहेगा। ठीक है, ऐसी अवधि के दौरान निलंबित रहेंगे। आगे देखते हैं।
परंतु यह तभी होगा जब ऐसे वन का शेष भाग इस प्रकार बंद किए गए प्रभाग में निलंबित अधिकारियों के उचित प्रयोग के लिए पर्याप्त और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में हो। ये कब होगा? ऐसा जो स्थान है सबको लगेगा यह सुविधाजनक है और आने वाले समय में यह हमारे पर्यावरण को, हमारे प्रदूषण को कम करेगा और पर्यावरण को स्वच्छ करेगा और ये अन्य हमें लाभ भी देगा। तो इसके ऊपर आरक्षित किया जाएगा इसे। ठीक है। ऐसे किसी वन में पत्थर की खुदाई करने या चूने या लकड़ी को फूंकने या वन में वन उपज का इकट्ठा करने या उस पर कोई निर्माण प्रक्रिया करने या उसे हटाने, खेती, भवन निर्माण, इन पर इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं होंगे। सब क्या रहेंगे? प्रतिबंधित रहेंगे। भाई एक बात बताओ, जब किसी वन क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया है, यानी चिन्हित कर दिया गया है कि ये 30 वर्ष तक या इस वन में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, कोई भी आवागमन नहीं होगा, ठीक है, ये 30 वर्ष के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। चाहे इस पर किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार हो या सरकारी अधिकार हो, पूर्ण रूप से क्या रहेगा? बंद रहेगा। यहां पर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं होंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था, खुदाई, पत्थर की खुदाई, चूने, लकड़ी को फूंकने, वन में वन उपज का इकट्ठा करने। भाई वन से हमें वन उपज मिलती है, जैसे पौधे, फल, फूल, पत्तियां, मांस, ये सब वन से ही प्राप्त होते हैं हमें। अब बोलोगे मांस कैसे वन से प्राप्त होगा? जब वन में जीव जंतु रहेंगे तो हम उनको पकड़ के लाएंगे, वहां से हमें मांस प्राप्त होगा। जीव जंतु घर में थोड़ी रहते हैं, ठीक है, अन्य चीज भी प्राप्त होती हैं। और ना ही ऐसे आरक्षित वन या वन वर्ग में कोई खेती करेगा, ना भवन निर्माण करेगा। आगे देखते हैं। भवन निर्माण, पशुओं के गोबर रखने या किसी अन्य कार्य के लिए ऐसे वन में कोई भूमि तोड़ना या साफ करना तो इनकार कर सकेगी। अगर कोई व्यक्ति भवन निर्माण करता है या पशुओं का गोबर गिरता है या किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, भूमि को तोड़ता है, भूमि मतलब जैसे ये वन का क्षेत्र है चौकोर, अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर खेत है, ऐसे है ना, या कोई भूमि का टुकड़ा है, तो वो सोचेगा कि थोड़ा सा इसमें अंदर कर लूं, ऐसे करके, ऐसे उसे नहीं तोड़ेगा। ठीक है, यानी कि उस वन्य भूमि को नहीं घेरेगा, नहीं उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाता है तो इनकार कर सकेगी कौन? राज्य सरकार, अधिसूचना राजपत्र के द्वारा। अब राजपत्र के द्वारा क्या? राजपत्र में नियम होंगे उसको रोकथाम करने के, उस नियम के आधार पर, राजपत्र में जो नियम है उसके आधार पर रोकथाम कर सकेगी। संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। भाई अब बात करते हैं जो वन है, संरक्षित वन, आरक्षित वन। संरक्षित वन यानी जिनको सुरक्षा दी गई है, जिनसे कोई छेड़खानी नहीं करेगी होगी, संरक्षित या आरक्षित। ठीक है, वन। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए, आरक्षित वन या संरक्षित वन, चिन्हित वन, ठीक है, वन या वन वर्ग, तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, आगे चलते हैं। संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने। राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के नियम बना सकती है। निम्नलिखित बातों के नियम बना सकती है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके नियम बना सकती है? सबसे पहले वृक्षों की कटाई, वन उपज इकट्ठा करना। अभी मैंने बताया था वन उपज क्या होती है, फल, फूल,
पत्ती, जड़ी बूटी, खाल, छाल, मांस, शहद, ठीक है। अन्य चीजें, लकड़ी भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, वन्य जल भी हो सकता है। इन सब का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है, न ही इनका कोई आवागमन करेगा। वृक्षों की कटाई, वन उपज इकट्ठा करना, ये सब क्या है? ये सब वन उपज है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए वन उपज किसे कहते हैं, तो वन से हमें जो जो चीज प्राप्त होती हैं उनके बारे में आप लिख देना, कम से कम 3 से 4 लाइन के बारे में, ठीक है। इकट्ठा करना, निर्माण या अन्य किसी कार्य हेतु वन हटाना। दूसरा, वनों के पास नगरों व ग्रामों के निवासियों को अपने प्रयोग के लिए लकड़ी या वन्य उपज पर नियम बना सकेगी। भाई सपोज करो जैसे यहां ये वन क्षेत्र है, क्या है? वन क्षेत्र। पास में ही यहां निवासियों के नगर हैं, गांव हैं, नगर हैं। भाई जब ये पास में रहेंगे तो ये इसमें इंटरफेयर भी करेंगे, यूज भी करेंगे इन चीजों का। तो यहां पर जो आरक्षित वन है, जो 30 वर्ष के लिए संरक्षित हैं वन, 30 वर्ष की अवधि तक कोई भी नगर या ग्राम जो आसपास के हैं इसमें एंट्री नहीं करेगा, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे नियम बना दिए जाएंगे। तीसरा, व्यापार हेतु वन लकड़ी या उपज को लेने पर निर्णय दे सकेगी। तीसरा, व्यापार के लिए जो वन की जो उपज है, जो हमें वन से चीजें मिलती हैं, उसके व्यापार पर भी नियम बना सकेगी, रोक लगा सकेगी, निर्णय दे सकेगी। चौथा, ऐसे वनों में खेती या अन्य कार्यों के लिए भूमि की कटाई, सफाई और भूमि तोड़ने पर रोक हेतु संरक्षण वे नियम। इसे तोड़ने पर कर लेना, तोड़ने पर रोक हेतु संरक्षण वे नियम। अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये वन्य भूमि है, वन्य भूमि को कोई ग्राम का व्यक्ति तोड़ता है या इस वन की भूमि में आकर खेती करता है या इसमें खुदाई करता है या कोई अपना निजी वर्क करता है, तो ऐसे कार्यों को रोक सकती है। आगे चलते हैं। 5 नंबर का पॉइंट है, धारा 30 के अनुसार इमारती लकड़ी की कटाई वे आग से वनों को संरक्षण। साथ ही साथ धारा 30 क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति जो आरक्षित वन का स्थान है वहां पर लकड़ी की कटाई नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही कोई आगजनी करेगा, वहां पे आग नहीं लगाएगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है, वनों में घास काटना, पशु चराना, शिकार खेलना, गोली चलाना। अब गोली चलाने का मतलब कोई व्यक्ति शिकार खेलने जाएगा तो गोली चलाएगा पशुओं के ऊपर। मछली पकड़ना, जल विषैला करना। जल विषैला करने का मतलब उसमें कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ गिरना जिससे वन्य जीव मर जाएं पीकर या बेहोश हो जाएं, ठीक है, तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। पास या जाल गिरना, डालना इत्यादि पर संरक्षण। कोई भी व्यक्ति वन के अंदर जाकर वनों को नहीं काटेगा, पशु नहीं चराएगा, इन सभी कार्यों को नहीं करेगा जो इसमें दिए गए हैं। धारा 30 के अनुसार वन के किसी भाग का संरक्षण और प्रबंध। धारा 30 कहती है कि जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं इसके अतिरिक्त अगर वन के संबंध में और कोई नियम या उपनियम रह जाते हैं, उपबंध रह जाते हैं, तो वो भी उस पर मान्य होंगे धारा 30 के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 29 के अनुसार निर्देशित अधिकारों का प्रयोग, जो अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग करना। आगे चलते हैं। धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन आने वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्य। धारा 30 और धारा 32 के अधीन आने वाले नियमों के उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति
अधिसूचना राजपत्र द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं, अधिसूचना जो दी गई हैं, धारा 30/32 में जो नियम है, अधिनियम है, अधिसूचना है 32 और 30 में, अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उनको दंड दिया जाएगा। उन सब चीजों को देखते हैं। क्या जो वृक्ष को गिराएगा, काटेगा, छांटेगा या जलाएगा, पेड़ों की छाल या पत्ती लेगा, ठीक है। आगे वनों में खुदाई करेगा, पेड़ों पर चूना फूकेगा। भाई पेड़ों पे चूना फूकने का मतलब क्या है? पेड़ सूखेंगे तो उनकी कटाई होगी। वन उपज को इकट्ठा करेगा, कोई निर्माण कार्य करेगा, वन भूमि को तोड़ेगा, जोतेगा या अन्य कार्य करेगा। वनों में आग जलाएगा या जानवरों या जीव जंतुओं को हानि पहुंचाएगा। एक आग तो इस प्रकार से लगाई जा रही है कि जो वृक्ष जलें और हम उन्हें काट लें। एक आग इसलिए जलाई जा रही है कि जानवर या जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचे। इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के उल्लंघन करेगा जो इसमें दिए गए हैं तो क्या होगा? वह धारा 33 के अनुसार 6 माह के कारावास या जुर्माने से जो 500 तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। बहुत ही सिंपल चीजें थी। पहले तो इसका संरक्षण बताया था। संरक्षण कैसे होगा, संरक्षित कैसे होंगे, आरक्षित कैसे होंगे, ठीक है। इनके उपाय बताए गए थे। देखभाल कैसे होगी, जन समुदाय से कैसे बचाया जाएगा, ठीक है। फिर बताया गया है किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं, और उन अपराधों के लिए फिर दंड बताया गया है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन अक्सर आपका 5 और 10 नंबर में आता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है। अगर कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, अगर आप एक वीडियो को 1 से 2 बार अगर देखते हो तो आप सफिशिएंट तैयारी कर पाओगे और आप अच्छे से अपना पेपर दे के आ पाओगे। अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो वो 2 या 3 बार देखेगा तो बिल्कुल आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने वीडियो को देखा 2 बार या 1 बार या 3 बार, लास्ट कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार, बस ज्यादा भी नहीं देखनी है। उसके बाद आप मोटा मोटी नोट्स देख सकते हो। पीडीएफ जब आप देख के जाओगे तो आप पेपर में बिल्कुल कहानी की तरह आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी और आप पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद आप सभी को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।